हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिवाय फ्यूचर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर्स के बारे में। यदि आप कोई स्टेट लेवल का उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि उसमें करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये जो है ये वीडियो जो है हमने शुभकामना पब्लिकेशन प्रस्तुति है। ये बुक है जो मार्केट में आपको 30 रुपये में, मात्र 30 रुपये में मिल जाएगी। ये वीडियो यदि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस प्री 2026, यूपीएसआई, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ या लेखपाल या लोअर पीसीएस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोअर पीसीएस, यदि ये सभी एग्ज़ाम आप आगामी परीक्षा में आप देने वाले हैं, तो ये वीडियो, ये बुक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप चाहें तो इस बुक को अपने निकट स्टोर से आप 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं। हाँ, परचेज भी कर लीजिए और मेरे साथ 2 घंटे ईयरफोन लगाकर आप इस बुक को सुन लीजिए। आपका पूरी तरह से ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस बुक के साथ। पहला प्रश्न है, फास्ट रिवीजन करेंगे और आप ध्यान से ईयरफोन लगाइए और ध्यान से सिर्फ सुनते जाइए। ठीक है। पहला है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान निधि से सम्मानित किए गए कौन? फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे से सम्मानित किए गए। अगला है कि गन्ने की नई किस्म बिस्मिल, ध्यान रखिएगा, ये गन्ने की नई किस्म है बिस्मिल। इसको राज्य के गन्ना अनुसंधान परिषद ने विकसित किया। कहाँ के गन्ना अनुसंधान परिषद ने विकसित किया? उत्तर प्रदेश राज्य के गन्ना अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको विकसित किया गया। अगला है, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जनवरी 2026 में बना। ये जो है ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का 26वां राज्य विश्वविद्यालय होगा। अगला है, जनवरी 2026 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घरेलू पर्यटकों की संख्या में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न, ध्यान रखिएगा, यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उस जिले का नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर में यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला है कि 5 जनवरी 2026 को इन्वेस्ट यूपी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस प्रदेश ने? उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला है, 21 से 25 दिसंबर 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में तीसरा संसद खेल महोत्सव, ध्यान रखिएगा, तीसरा संसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आगरा में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस संस्था द्वारा 1 गीगावाट के डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो एक ग्रीन ग्रुप के द्वारा एक घोषणा की गई है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पीढ़ी के तकनीकी कौशल संवर्धन हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? तो नए स्कैम के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी ये बताऊं कि ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या 4 स्टार का प्रश्न है, उसको आप जरूर कंठस्थ करके रखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस 2 शहरों को रैपिड रेल योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ कानपुर, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, लखनऊ कानपुर को रैपिड रेल योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है।
ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक भूटानी मठ व अतिथि गृह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये वाराणसी में की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। जहां पर पहले की बात आ जाए, क्योंकि ये भारत का पहला है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये फोर स्टार का प्रश्न है। ठीक है। भारत का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मुरादाबाद में स्थापित किया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सर्वाधिक लाभार्थी वाला जिला? तो गाजियाबाद है। आगे है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली वृंदावन गौ वंश नस्ल का विकास किया गया? तो ये IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली जो कि बरेली में स्थित है, वहां से ये किया गया। आगे है, भारत की पहली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बन नाइट सफारी किस शहर में शुरू की जा रही है? ये लखनऊ में शुरू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत की पहली सरकारी आधारित AI क्लिनिक, ये भी पहली ही है इसलिए 4 स्टार का प्रश्न बनता है। भारत की पहली सरकारी आधारित AI क्लिनिक कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शुरू की गई है। आगे, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड EV फैक्ट्री का उद्घाटन किया। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया? लखनऊ में किया। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। तो वाराणसी में किया। आगे है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ मिलकर एक फेडरेटेड इंटेलिजेंस डैकाथन, क्या है? फेडरेटेड इंटेलिजेंस डैकाथन का आयोजन किया। तो किस IIT के साथ मिलकर किया? IIT कानपुर के साथ मिलकर किया गया। आगे है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक भवन राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो जन भवन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट उप शहर बना। कौन सा बना? लखनऊ बना। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट उप शहर बना लखनऊ। आगे है, 21 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे किसानों के लिए 6% ब्याज दर पर कृषि लोन देने की घोषणा की। तो उस किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना के तहत। मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना के तहत। ठीक है। आगे है, 8 दिसंबर 2025 को स्पोर्ट्स एज मेरठ कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था खेल निर्माण में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत करना। खेल निर्माण में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। अगला है, 8 दिसंबर 2025 को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्या उपलब्धि हासिल की है? इसको ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश ने आखिर क्या उपलब्धि हासिल की है। तो उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश ने 3 लाख से अधिक सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशनों का लक्ष्य पार किया है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट इस समय सौर ऊर्जा पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। तो इसलिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने 3 लाख से अधिक सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशनों का लक्ष्य पार किया है। आगे 3 दिसंबर 2025 को
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना की वर्षगांठ मनाई गई, तो ये 63वीं वर्षगांठ थी। अगला है दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ लिविंग को एक स्लोगन के रूप में लागू किया। किस स्लोगन के रूप में लागू किया? जीवन आसान। जीवन आसान ये स्लोगन है। ईज ऑफ लिविंग को एक स्लोगन के रूप में लागू किया, जीवन आसान। आगे है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लैंड लॉक्ड भू आवंटन राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लैंड लॉक्ड भू आवंटन राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। आगे है 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रगति। ये भी 4 स्टार का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की झांकी का 26 जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस परेड के समय इस झांकी का विषय क्या था? आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रगति। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दूर संचार पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए किस पोर्टल को उमंग ऐप के साथ एकीकृत किया गया? तो उस पोर्टल का नाम है संपन्न पोर्टल। उस पोर्टल का नाम है संपन्न पोर्टल। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में किस विशिष्ट फसलों के परिवहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो आलू टमाटर फसलों के लिए। आगे है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए किस प्रमुख कॉरिडोर परियोजना पर कार्य तेज किया गया है? तो उस परियोजना का नाम है शारदा कॉरिडोर परियोजना। आगे है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है? तो उस मॉडल का नाम है क्लस्टर आधारित, यानी कि MASME मॉडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवा सुधार योजना के तहत मोबाइल हेल्थ यूनिट्स लॉन्च की। तो हेल्थ यूनिट लॉन्च की कानपुर में। आगे है दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? तो मथुरा में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन सेंटर का उद्घाटन मथुरा में किया गया। आगे है जनवरी फरवरी 2026 में संपन्न हो रहे माघ मेले का लोगो क्या है? माघ मेले का लोगो है एक वृक्ष को मोक्ष के प्रतीक रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 27 नवंबर 2025 को प्रयागराज पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग की शुरुआत की। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रतिबिंब प्लेटफॉर्म। आगे है दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने डिस्कवर उत्तर प्रदेश टूरिज्म हब का उद्घाटन किया। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया? तो वाराणसी में किया। आगे है दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में विकसित माइक्रो फॉरेस्ट परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण एवं जलवायु संतुलन ही माइक्रो फॉरेस्ट परियोजना का उद्देश्य है। अगला है कि स्कार्प नामक भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये IIT कानपुर में लॉन्च किया गया। अगला है 39वें सूरजकुंड मेले के लिए 2 राज्य थीम स्टेट कौन कौन से हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सूरजकुंड मेला बहुत ही विश्व में फेमस है।
तो इस प्रकार का जो 2 थीम स्टेट हैं वो है उत्तर प्रदेश है, पहला है, दूसरा है मेघालय। आगे है 14 दिसंबर 2025 को स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत कहाँ माइक्रो फॉरेस्ट फल उद्यान और परागण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो पीएम श्री नवोदय विद्यालय गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पर किया? तो गोरखपुर सैनिक स्कूल में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। आगे है 27 नवंबर 2025 को ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक, कौन सी बैठक? 9वीं बैठक में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। तो ये कहाँ पर आयोजित हुई? नोएडा के यमुना भवन में ये आयोजित हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के सहयोग से एक कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया जिसमें किसानों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए अपने कृषि क्षेत्रों में कार्बन को बनाए रखकर अतिरिक्त आय उत्सर्जित करने में मदद मिलेगी? तो ये किसके सहयोग से ये कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया गया है? IIT रुड़की के सहयोग से ये शुरू किया गया है। आगे है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय पठार वर्ष 2022 से 23 के मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय सर्वेक्षण से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ा व्ययकर्ता बनकर उभरा है? तो उस क्षेत्र का नाम बताइए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय कितना है? देखिए 9,705 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मऊ रोडवेज बस स्टेशन, कौन सा? मऊ रोडवेज बस स्टेशन का नाम बदलकर पंडित अलगू राय बस स्टेशन कर दिया गया। अगला है 5 दिसंबर 2025 को ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। अगला है दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में युवा सहकारी सम्मेलन यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। आगे है दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से नई पर्यावरणीय पहल शुरू की है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो ये प्रश्न जो है आपके लेखपाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। नई पर्यावरणीय पहल शुरू की है। ये किसानों के लिए भारत का पहला बड़े स्तर का कार्बन क्रेडिट मॉडल है। ठीक है, जो कि IIT रुड़की के सहयोग से ये शुरू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे है भारत में प्रथम है तो इम्पोर्टेंट ही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 4थी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, आगे है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय संबंधी सर्वेक्षण में मासिक ग्रामीण व्यय के मामले में शीर्ष पर रहा। तो कौन शीर्ष पर रहा? श्रावस्ती जिला। अगला है उत्तर प्रदेश 2022-23 में उत्तर प्रदेश का न्यूनतम व्यय वाला जिला, तो बलिया है। आगे है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक व्यय कितना है? तो है क्रमशः है 4,418 रुपया और 3,246 रुपया है। यानी शहरी में है 4,418 और ग्रामीण क्षेत्र में है 3,246 रुपये। अगला है अशोक चक्र से हाल ही में सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला जी को सम्मानित किया गया, जो कि लखनऊ से हैं। अगला है एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा काफ़ी चर्चित योजना है। और इसी तर्ज पर एक
और योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है? एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई? तो ये मेरठ में लॉन्च की गई। आगे है, इन इंडस फूड 2026 का आयोजन हुआ कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा व्यापक डॉल्फिन सर्वेक्षण केंद्र शुरू किया गया तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में शुरू किया गया। इस राज्य के मेरठ जिले में गजक और रेवड़ी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया तो उत्तर प्रदेश का है ये मेरठ जिला, जहां पर गजक और रेवड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है, राम जन्मभूमि आंदोलन का पुस्तक है जो अमृत का प्याला, इसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी। अगला है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विमोचन किया किसको? सुरेंद्र कुमार पचौरी की पुस्तक अमृत का प्याला का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इसको किया गया। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 को घोषित किया। क्या घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय पहल किसान वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय पहल किसान वर्ष घोषित किया। अगला है, उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति 2026 से 29 में एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल शब्द चर्चा में रहा। यह गन्ने के गुड़ या अनाज के प्राप्त अत्यधिक शुद्ध एथल एल्कोहल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मादक पेय पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे है, आगरा के शिल्प ग्राम में क्या है कि आगरा के शिल्प ग्राम में ताज महोत्सव 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया? ये ध्यान रखिएगा कि जो ताज महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ, इस बार 18 से 27 फरवरी 2026 के मध्य इसका आयोजन किया गया। आगे है, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के 2 साल पूरा होने पर फरवरी 2026 में पर्यटकों के आंकड़ों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अयोध्या में इस बार 300% पर्यटन की वृद्धि हुई है। 300%। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्तर प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर सप्तऋषि परियोजना के तहत 7 नए घाटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया? तो ये वाराणसी में इसका कार्य शुरू किया गया। आगे है, फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किस नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दुधवा नेशनल पार्क में इसका आयोजन किया गया। आगे है, मिल्क और शुगर उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में क्या स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। अगला है, प्रयागराज में आयोजित माघ मेला 2026 का समापन किस पर्व के साथ हुआ? तो महाशिवरात्रि पर्व के साथ में माघ मेला 2026 का समापन हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 33 वर्षों के अंतराल के बाद नई आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गई? किस शहर में? आगरा शहर में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए किस नए प्राधिकरण के गठन की घोषणा की? तो उस प्राधिकरण का नाम है राज्य डेटा केंद्र प्राधिकरण। आगे है, बजट 2026-27 के अनुसार वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, ध्यान रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ओडीओसी योजना के तहत किस जिले को खजनी में उत्पादन केंद्र के लिए 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो गोरखपुर जिले को, ध्यान रखिएगा यह प्रश्न। आगे है, आगे क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
फरवरी 2026 की विदेश यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ 90,000 करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो जर्मनी के साथ 90,000 करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश और जर्मनी के साथ। अगला है बीएचयू में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 राज्यों और 5 देशों के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए। फरवरी 2026 में आयोजित किया गया और इसमें क्या चर्चा की गई कि तकनीक से खेती का दुगना जोर देने पर इसमें चर्चा की गई। आगे है अमेरिका का लोकप्रिय खेल। कौन सा लोकप्रिय खेल है, पहले तो ये जानिए। पिकलबॉल। अमेरिका का लोकप्रिय खेल पिकलबॉल का कोर्ट खुल रहा है कहाँ पर? काशी में। आगे है उत्तर प्रदेश में राज्य पक्षी सारस का कुनवा बढ़कर कितना हो गया? 20,000 के पार हो गया है। यानी इसकी संख्या, सारस पक्षी की संख्या 20,000 के पार हो गई है। आगे है बायो टॉयलेट वैज्ञानिक परीक्षण लैब का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया। आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई यानी माइक्रो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का फुल फॉर्म जान लीजिए कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 20 एक्सपो फरवरी 2026 में संपन्न हुआ। ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये कानपुर में संपन्न हुआ। 21 जिलों के उद्यमियों ने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आगे है भारत के टॉप 3 पर्यटन राज्यों में शामिल होगा कौन? उत्तर प्रदेश। अगला है पहली बार राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता लखनऊ में संपन्न हुई। कब संपन्न हुई? 28 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। निवेश को रफ्तार देने के लिए इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट ऑफिस फरवरी 2026 में खुल रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? 5 महानगरों में खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही 5 महानगरों में सैटेलाइट ऑफिस खुल रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना का पहला चरण कब प्रारंभ हो गया है? कब प्रारंभ हो रहा है? तो ये 22 मई को उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण प्रारंभ हो रहा है। अगला है आईआईटी कानपुर ने बनाई दुश्मन ड्रोन पर कहर बरपाने वाली शताक्षी। दुश्मन ड्रोन पर कहर बरसाने वाली एक शताक्षी का निर्माण आईआईटी कानपुर ने बनाया है। सारनाथ के ऊंदी में क्या बनेगा? गौतम बुद्ध इको पार्क। सारनाथ के ऊंदी में गौतम बुद्ध इको पार्क का निर्माण किया जाएगा। आगे है कानपुर नगर बाल श्रम मुक्त हो रहा है। कब से मुक्त हो रहा है? दिसंबर 2026 से मुक्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शैवाल साइनोबैक्टीरिया विज्ञान सम्मेलन 19 से 21 फरवरी 2026 तक संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। अगला है मेरठ नमो भारत कॉरिडोर। मेरठ में ड्रोन का शुभारंभ 22 फरवरी 2026 को हुआ। ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। और अगला है उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन 21 फरवरी 2026 को किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया और ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। अगला है UPHGCON 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया और मेट्रोलॉजी का महाकुंभ इसको के नाम से किया गया और इसका प्रारंभ 20 फरवरी 2026 से है। ठीक है, पीएम आवास योजना 20 में समय से पहले निर्माण कार्य पूरा करने पर मिलेगा। क्या मिलेगा? पीएम आवास योजना 2.0 में समय से पहले यदि निर्माण कार्य पूरा हो गया तो इसके लिए 10,000 रुपये बोनस मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
अगला है, दिसंबर 2025 में सेवा निर्यातकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। आगे है, पीएम सूर्य घर योजना में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा कौन? उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश ने 10,94,000 आवेदन प्राप्त हुए। कितने? 10,94,000 आवेदन प्राप्त हुए। आगे है, पीएम सूर्य घर योजना क्या है? जरा इसको समझाते हैं। पीएम सूर्य घर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यही पीएम सूर्य घर योजना है। आगे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ भारत का टॉप अचीवर स्टेट कौन सा है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का टॉप अचीवर स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ। ठीक है, आगे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, इसको समझाइए। विश्व बैंक द्वारा जारी एक सूचकांक है जो किसी देश में व्यवसाय शुरू करने, निर्माण पर मिट ऋण प्राप्त करने और अनुबंध लागू करने की सुगमता, यदि आप ऋण प्राप्त करना चाहते हैं या अनुबंध लागू करना चाहते हैं उसके लिए कितना सुगमता है, तो उत्तर प्रदेश में इसका इस बार काफ़ी असर देखने को मिला, इसलिए उत्तर प्रदेश में टॉप रैंक पर है। तो यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ठीक है, यानी कि व्यवसाय शुरू करने के लिए जो ऋण लेना है उसमें सुगमता या अनुबंध करना है उसमें सुगमता है, तो इसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। आगे है, भारत के राज्यों में व्यापार करने में आसानी सूचकांक में उत्तर प्रदेश है कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर है। आगे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग शोध संस्थान के 25 वर्ष के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि भूमि उपयोग के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगे है, बुंदेलखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश पीछे है। लेकिन अब धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में भी विकास का कार्य तेजी से हो रहा है, तो कुछ दिनों में ये भी आगे निकल जाएगा। भारत का पहला ड्रोन रनवे कहाँ बना? मेरठ में बना। और कौन बनाया? सीमा सड़क संगठन बनाएगा, बिना चालक विमान उड़ सकेंगे। ठीक है, आगे है, भारत का पहला ड्रोन रनवे कौन बना रहा है? वही प्रश्न हुआ, सीमा सड़क संगठन के द्वारा यह बनाया जा रहा है। अगला है, साथी पोर्टल क्यूआर कोड स्कैन कर मानी जा सकेगी बीजों की गुणवत्ता। आगे है, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है। कहाँ पर बन रही है? फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? कैंपियरगंज गोरखपुर में बन रही है। ये उत्तर प्रदेश में ही है, ध्यान रखिएगा। एयरपोर्ट प्रदेश बना रहा है उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? ललितपुर में बना रहा है। झांसी खीरी में एयरपोर्ट 2026 में बनेंगे। ठीक है, अभी तो ललितपुर में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। आगे है, ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच क्या है? नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रकार का अभियान है, यही ऑपरेशन कवच है। आगे है, 2025-26 के लिए गन्ना के लिए बढ़े दाम कितने हैं? 30 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये कोई निश्चित नहीं है, इस बार फिर से बढ़ सकते हैं, तो ये डेटा चेंज होता रहेगा। ठीक है, आगे 245 एकड़ में बन रहा है क्या? नया विधान भवन। कहाँ पर? सहारा शहर लखनऊ में बन रहा है 245 एकड़ में नया विधान भवन। आगे है, सीखो करके शिक्षा का विस्तार, विज्ञान गणित शिक्षक होंगे कौशल शिक्षक। यह कार्यक्रम 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रारंभ हुआ है। आगे है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा पोर्टल पर नागरिकों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आगे उत्तर प्रदेश में अटल बायो अभ्युदय योजना लागू की गई, जिसमें क्या होता है
जिसमें चिकित्सा शिविर लगाकर वृद्धावस्था जनित रोगों की जांच की जाएगी। निःशुल्क दवा वितरण किया जाएगा। मोतियाबिंद के रोगियों को चिन्हित कर ऑपरेशन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस योजना को। अटल वयो अभ्युदय योजना, ध्यान रखिएगा इस योजना को। ये उत्तर प्रदेश में चालू की गई। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय खुल रहा है। कहाँ पर? इसको तो आप अगर गेस कीजिएगा तो बता दीजिएगा। गो संस्कृति संग्रहालय तो ये मथुरा में खुल रहा है। राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय मथुरा में कहाँ खुल रहा है, अब ये भी बताइए। ये खुल रहा है फरहा ब्लॉक के परखम गांव में। कहाँ पर? फरहा ब्लॉक के परखम गांव में, मथुरा में राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय खुल रहा है। आगे है, दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई। इसमें क्या हुआ? AM ग्रीन ग्रुप ने भारत के साथ MOU साइन किया। आगे उत्तर प्रदेश का राजभवन अब क्या किस नाम से जाना जाएगा? जन भवन के नाम से उत्तर प्रदेश राजभवन का नाम जाना जाएगा। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आवारा कुत्तों का पहला ABC सेंटर बना रहा है। उत्तर प्रदेश बना रहा है। कहाँ बना रहा है? उन्नाव में बना रहा है। आगे है, गारमेंट्स निर्यात हब बन रहा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का यमुना एक्सप्रेस वे सेक्टर 29 175 एकड़ में बन रहा है, अप्रैल पार्क नाम से। गारमेंट्स निर्यात हब इसको माना जाएगा, अप्रैल पार्क। आगे है, हेल्थ AI भरोसेमंद केंद्र बन रहा है। कहाँ पर? IIT कानपुर में बन रहा है हेल्थ AI का भरोसेमंद केंद्र। आगे है, एक जनपद एक व्यंजन योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य है कि पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाना। एक जनपद एक व्यंजन योजना। आगे है, नॉलेज ऑन स्फीयर और साइंस एक्सपो 2026 जनवरी 2026 में संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ? तो लखनऊ में संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ का आंवला कनाडा में लोकप्रिय है, तो इलाहाबादी अमरूद कहाँ पर लोकप्रिय है? अरब देशों में लोकप्रिय है, ध्यान रखिएगा। नमो शक्ति रूप का शुभारंभ जनवरी 2026 में किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर को मुफ्त जांच कराना है। ये शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ये वाराणसी में शुरू किया गया। ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश आबकारी नीति। अभी आबकारी नीति आई है 2026-27 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में डिस्टिलरी निवेश को बढ़ावा, सरकारी आय बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। आगे है, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 2026 की थीम क्या थी? थीम थी विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार इस बार के स्थापना दिवस की थीम थी विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत। यूपी दिवस 2026 कब मनाया गया? 24 से 26 जनवरी 2026 को मनाया गया। आगे है कि नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है और शहीद पथ पर बन रहा है। लखनऊ के शहीद पथ पर बन रहा है नौसेना शौर्य संग्रहालय। आगे है कि अकबरपुर नगर पालिका को जाना जाएगा किस नाम से? लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। अगला है कि खेत तालाब योजना में उत्तर प्रदेश में अब मिलेगा, क्या मिलेगा? सिंचाई के साथ ही साथ सिंघाड़ा, मखाना, मोती की खेती पर सब्सिडी मिलेगी। आगे है, AI से अपराध पर वार। मुरादाबाद पुलिस ने इसके लिए लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? मुरादाबाद पुलिस ने यक्ष ऐप लॉन्च किया। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला EMC विकसित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में विकसित किया जाएगा। आगे है, नमस्ते योजना जागरूकता कार्यक्रम फरवरी 2026 में आयोजित किया गया। ये पीलीभीत जिले में आयोजित किया गया।
तो ये नमस्ते योजना जो कार्यक्रम था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामले के मंत्रालय की एक संयुक्त योजना है जो स्वच्छता श्रमिकों के लिए शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। आगे है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 5 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित कर भारत का अग्रणी डेटा हब बनाना है? तो ये 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। आगे है, डेटा सेंटर क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह एक भौतिक सुविधा है जिसका उपयोग संगठनों द्वारा अपने महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों और डेटा को संग्रहित करने, संसाधित करने और वितरित करने के लिए किया जाता है। यही डेटा सेंटर है। आगे है, उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर के निर्माण को फरवरी 2026 में मंजूरी दी गई। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का चूंकि ये पहला हाईटेक मीडिया टावर है, इसके निर्माण की मंजूरी मिली है। वो कहाँ पर बन रहा है? बरेली में इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को एआई और डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने के लिए विशेष निवेश प्राप्त हुआ है? कहाँ पर? लखनऊ को प्राप्त हुआ है और ग्रेटर नोएडा को प्राप्त हुआ है। आगे है, किस प्रदेश में सुआव नदी, ये सुझाव नदी नहीं है, वैसे ये सुआव नदी है, ठीक है, सुआव नदी का दर्जा बहाल करने का एनजीटी ने आदेश दिया। तो ये उत्तर प्रदेश की नदी है और ये अभी आगे मिलेगा भी। राजस्व रिकॉर्ड में सुआव में नाला के बजाय नदी के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का निर्देश दिया गया है। एनजीटी ने यह निर्देश दिया है। और सुआव नदी की सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है? ये राप्ती नदी की सहायक नदी है और ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में ये बहती है। ये तीनों में से एक आना आपके एग्जाम में तय है, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि सुआव नदी के बारे में तीनों है। आगे है, फरवरी 2026 में एसईटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेजिशन की रिपोर्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और ग्रीन हाइड्रोजन के विकास में ये 3 राज्य अग्रणी हैं। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश है अग्रणी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। ये तीनों राज्य अग्रणी है, ठीक है। आगे है, स्टार्टअप महाकुंभ 2026 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। किस राज्य के बांद्रा जिले में कालिंजर किले के, वैसे बांदा जिला है, कहीं कहीं पर बांद्रा जिला मिलता होगा, लेकिन ये बांदा जिला है। बांद्रा जिला में एक कालिंजर किला है के आसपास स्थित पहाड़ी क्षेत्र की राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। पूर्णतः, ध्यान रखिएगा, पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का निर्माण का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। आगे है, हाल ही में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को तेज करने के लिए निवेश मित्र 3.0 कौन सा राज्य लॉन्च कर रहा है? ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य लॉन्च कर रहा है। आगे है, पशुपालकों हेतु हेल्पलाइन 1962 शुरू की। यह सेवा घर पर पशु चिकित्सा, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ये सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। आगे है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मार्च 2026 में हुआ। कहाँ पर हुआ? मथुरा में हुआ। आगे है, उत्तर प्रदेश में एआई सिटी बन रही है। कहाँ पर बन रही है? लखनऊ में बन रही है। उत्तर प्रदेश में इस जगह रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। किस जगह पर? वाराणसी में बन रहा है, जिसे भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनवाया जा रहा है। क्या बन रहा है? रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, वाराणसी में बन रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। आगे है, उत्तर प्रदेश का 7वां संकेत विद्यालय यानी कि मूक बधिर बच्चों के लिए जो खुलेगा
वो कहाँ खुलेगा? चित्रकूट में खुलेगा। आगे है जनगणना 2026 में पहली बार, वैसे 27 है, जनगणना 2027 में पहली बार मोबाइल और डेटा सहित कुल 36 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब देना होगा। कहाँ पर ये शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला 100% फार्मर आईडी वाला जिला, ध्यान रखिएगा, 100% फार्मर आईडी वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो है रामपुर जिला। आगे है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में पहले मिलेगा क्या? पात्र महिलाओं को घर मिलेगा। उत्तर प्रदेश का यह स्थल बन रहा है 5,000 करोड़ का सिटी इकोनॉमिक रीजन रोपवे का विस्तार कैंट से बाबतपुर तक यानी काशी में बन रहा है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर श्री राम यंत्र की स्थापना की। कब की? 19 मार्च 2026 को की। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2005 ममता कालिया संस्करण जीते जीते इलाहाबाद। मतलब ये क्या था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2005 ममता कालिया संस्करण ये जीते जीते इलाहाबाद को मिला। ठीक है। अगला है कि 1 अप्रैल 2026 से अंडे पर एक्सपायरी डेट लियो। अब से जो अंडा आएगा उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा, उस पर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यानी अपने योगी बाबा जी किए हैं। अंडे पर एक्सपायरी डेट ही लिखा हुआ भी होना चाहिए, नहीं तो आपका अंडा फूट जाएगा, आप अंडे को बेच नहीं सकते फिर। आगे है हेरिटेज फूड फेस्टिवल एक जिला एक व्यंजन चुनेगा। कौन? गोरखपुर विश्वविद्यालय। आगे है भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्ट केंद्र स्थापित होगा। कहाँ पर स्थापित होगा? कानपुर में स्थापित होगा। आगे है फरवरी 2026 में लखनऊ में संत कबीर स्टेट अवार्ड में कितने बुनकरों को सम्मानित किया गया? 39 बुनकरों को सम्मानित किया गया। आगे है संत कबीर स्टेट अवार्ड में प्रथम 3 पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको किसको? नीरजा देवी, लतीश टेगुरिया और सरोज, जो कि हाथरस से हैं। नीरजा देवी अलीगढ़ से हैं, लतीश टेगुरिया जो है ये कहाँ की हैं? ये आगरा के हैं। इन सभी को कबीर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे है भारत का प्रथम ग्लास म्यूजियम विकसित किया जा रहा है। ग्लास की बात आए डायरेक्ट फिरोजाबाद वाली है, क्योंकि फिरोजाबाद ग्लास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। आगे है हेल्थ केयर के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन जनवरी 2026 में हुआ। कहाँ पर? IIT कानपुर में हुआ। आगे है किस संस्था ने हाल ही में सूर्य के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्र विकसित किया? तो IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। या ये भी ध्यान रखिएगा, जितना प्रश्न मैं इम्पॉर्टेंट के लिए चिन्हित कर रहा हूँ उसको तो आप पूरा कंठस्थ कर लीजिए, उसको जरूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आप कोई भी स्टेट लेवल का, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो प्रश्न आपके लिए समझिए रामबाण है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोशिश कीजिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आपका क्या जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में 2 बार संसद सांसद रही हमीरपुर की रहने वाली पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, जिन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम क्या है? साध्वी निरंजन ज्योति। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? साध्वी निरंजन ज्योति को, जो कि हमीरपुर से 2 बार सांसद रही हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे है कानपुर में स्थापित होगा भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र। 17 से 19 फरवरी 2026 के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।
ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एक बार और हमने पढ़ा है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, इसी के बारे में बात चलेगी। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, यह केंद्र एरोनॉटिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल या एयरपोर्ट ऑपरेशंस, रक्षा उत्पादन और संबंधित क्षेत्रों में उन्नत कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य भारत के एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्रों के लिए मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन तैयार करना है। ठीक है, आगे है NSSTA का 18वां स्थापना दिवस यानी डिजिटल लैब का उद्घाटन किया गया। 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में 18वां स्थापना दिवस मनाया। यह अकादमी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है। वर्ष 2026 में इसका विषय है री इमेजिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स टू अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत @ 2047। तो इसका कम से कम कुछ नहीं ध्यान रखिएगा, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका विषय क्या है, बहुत बड़ा विषय है। तो अगर थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड इसमें से याद रखिएगा भारत @ 2047, तो ये आप कर ले जाइएगा। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश में आधार आधारित संपत्ति पंजीकरण लागू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में आधार आधारित संपत्ति पंजीकरण लागू, इसमें क्या है? 1 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया की अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली लागू किया। इसमें है क्या भाई? इसमें है ये कि उत्तर प्रदेश के उप पंजीयन कार्यालयों में 1 फरवरी 2026 से सभी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, खरीदारी, विक्रेताओं और गवाही की पहचान आधार से जुड़े KYC बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। आगे है उत्तर प्रदेश पद्म पुरस्कार 2026। पद्म पुरस्कार डॉक्टर N राजम, कला और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इनको पद्म पुरस्कार मिला। पद्मश्री किसको मिला? जो कि उत्तर प्रदेश से है, मंगला कपूर को मिला, श्याम सुंदर अग्रवाल को मिला, राजेंद्र प्रसाद को मिला, केवल किशन ठकराल को मिला, अनिल कुमार रस्तोगी को मिला, अशोक कुमार सिंह को मिला। तो ध्यान रखिएगा, इन लोगों का नाम थोड़ा सा मन में रखिएगा। यदि आपको ऑप्शन में मिलता है तो इतना तो कंठस्थ करना मुश्किल है, बट अगर आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप कर ले जाइएगा कि पद्मश्री इसमें से किसको किसको मिला। हाँ, वो सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान रखने की बात है, पद्म विभूषण किसको किसको मिला। तो डॉक्टर N राजम, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश से है। बाकी तो ये सब नाम की सूची है, इसको एक बार आप ध्यान दे के अगर पढ़ लीजिएगा तो आप ऑप्शन देखकर आप इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आगे है IIT कानपुर में हेल्थ केयर के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 19 से 24 जनवरी 2026 को। इसके मध्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर और ICMR राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के सहयोग से फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। इसमें होगा क्या? इसमें मुख्य फोकस रहा कि फेडरेटेड AI मॉडलों को बढ़ावा दे, जो संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा को केंद्रीकृत किए बिना गोपनीयता संरक्षित शिक्षण को सक्षम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है IIT कानपुर ने आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्र विकसित किया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बार बार ये प्रश्न आ जा रहा है मेरी आंखों के सामने, ये लग रहा है इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने 30 वर्षों के उपग्रह अवलोकन आंकड़ों को एक उन्नत संगणकीय मॉडल में समाहित कर सूर्य के आंतरिक तथा अब तक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों का पहला
ध्यान रखिए, एक पहला त्रिआयामी 3D मानचित्र विकसित किया। ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आप इसका प्रश्न पूछने का आप तरीका सुन लीजिए, कैसे पूछा जा सकता है। पूछेगा कि सूर्य के आंतरिक तथा अब तक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र का पहला त्रिआयामी मानचित्र किसने विकसित किया। उसमें ऑप्शन दे देगा, एक रहेगा उसमें IIT कानपुर भी, तो उसमें IIT कानपुर उसमें सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में बजट से संबंधित 1 से 2 प्रश्न छपने वाले हैं। 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 का अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वृद्धि को 10.8% CAGR पर दिखाता है। CAGR पर 10.8%, स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि और 50 लाख करोड़ निवेश पाइपलाइन और ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखती है। ठीक है, आगे है कि, और आगे की लाइन इंपॉर्टेंट भी है, राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए निवेश आधारित रणनीति का विवरण दिया गया है। साथ ही कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, वित्तीय मापदंडों में हालिया प्रदर्शन का विवरण दिया गया है। और इसमें क्या क्या है एक बार देख लीजिए। सर्वेक्षण का अनुमान है कि GSDP 2016-17 में रुपया 13.30 लाख करोड़ से 2024-25 में 30 लाख करोड़ तक, यानी 10.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप डेटा जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। निवेश पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा केंद्रित, ये जो बजट है रुपया 50 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पाइपलाइन में है, जिन्हें सुरक्षा, स्थिरता और गति के ट्रिपल एस ढांचे द्वारा समर्थन किया गया है। आप ट्रिपल एस का फुल फॉर्म बताइएगा, ट्रिपल एस क्या है, इसका मतलब क्या है। निवेश मित्र जैसे सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म अनुमोदनों में तेजी से करने का लक्ष्य रखते हैं। विश्व आर्थिक मंच 2026 में 2.94 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तो आप इन सभी डेटा को पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से कि कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण आय में कितना खर्च किया गया है, कैसे हुआ है। तो स्वास्थ्य एवं व्यय, सामाजिक संकेतन में कितना खर्च किया जा रहा है, इसको एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। इसमें कुछ ही डेटा जो है इम्पॉर्टेंट है, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। वो है किधर, वो है इधर, आइए देखते हैं। ये इसका समराइज डेटा है। समिष्ट आर्थिक प्रदेश, यानी कि GSDP वर्तमान में 2024 में इतना 30.25 लाख करोड़, और 2016-17 में कितना था, इतना था, यानी कि इतने से इतना हो गया। ये ध्यान रखिएगा, इतने से इतना हो गया GSDP। और इसको देख लीजिए, 36 लाख करोड़ है, 12% की वृद्धि, अनुमानित वृद्धि दर की गई है। CAGR देख लीजिए, 10.8% की वृद्धि हुई है। और भारत में उत्तर प्रदेश के बजट का योगदान, ये भी ध्यान रखिएगा, 9.1%, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय इसमें 1,09,844 दिखा रहा है, देख लीजिएगा। ये भी कहीं कहीं पर आंकड़ा पूछा जाता है, वैसे मुश्किल है सब पूछना, लेकिन एक बार डेटा थोड़ा सा मन में रखिएगा। मान लीजिए पूछ ही ले, क्या पूछ लेता है कुछ पता नहीं है आज के एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय हब, लखनऊ में AI, कानपुर में ड्रोन निर्माण तथा नोएडा में IT इलेक्ट्रॉनिक, ये क्षेत्रीय हब के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लखनऊ का मिलान, मान लीजिए मिलान के रूप में ही आ जाएगा, तो लखनऊ को AI से मिलाना है, कानपुर को ड्रोन से मिलाना है, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स को नोएडा से मिलाना है, IT इलेक्ट्रॉनिक्स को नोएडा से मिलान करना है। ठीक है, डिजिटल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पारतंत्र में 4थे स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में 15.66% का योगदान है उत्तर प्रदेश का, और ये देश में सर्वाधिक है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का योगदान कितना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 20.6% है। गन्ना, दूध, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में एक सीड पार्क की स्थापना भी की जा रही है। फसल विविधीकरण दलहन पहली बार, तिलहन मिसल पहली बार इस बार आया है। फसल तीव्रता बढ़कर कितना हो गई है? उत्तर प्रदेश में फसल तीव्रता बढ़कर 193.7% हो गई है। सिंचित क्षेत्र 2024-25 में बढ़कर 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। ठीक है। राज्य का बजट 9 वर्षों में दुगने से बढ़कर 8.33 लाख करोड़ हो गया है। स्वयं कर राजस्व में 2.5 गुना वृद्धि। ऋण अनुपात अनुकूल 28% है। राजकोषीय घाटा 3% पर है। राजस्व अधिशेष का 2.6% अनुमानित, जो सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो ये सभी भी बजट से संबंधित कुछ डेटा हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, कुछ इसमें महत्वपूर्ण डेटा को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा क्या है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया, ये भी ध्यान रखिएगा। 11 फरवरी 2026 को राज्य का 10वां आम बजट विधानसभा में पेश किया गया। बजट का आकार 9,12,696, ये ध्यान रखने वाली बात है। 2026 में बजट का आकार कितना था? 9,12,696.35 करोड़। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है और ये एग्जाम में छपने वाला है प्रश्न। या तो ये छपेगा ये डेटा, या तो पिछले वर्ष के बजट से कितना परसेंट ज़्यादा है, 12.9% ज़्यादा है, या तो ये छपेगा। तो ये चीज़, ये डेटा आपको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बुनियादी विकास की प्राथमिकता है। राजस्व व्यय के लिए 6,64,000 करोड़ रुपए। पूंजीगत के लिए ये डेटा भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत वही दो था और उसी में से पूछे गए, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई, पंचायती राज के बजट में 67% की बढ़ोतरी हुई है पंचायती राज के बजट में, और स्वास्थ्य के बजट में 6% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। और नोएडा एयरपोर्ट पर होंगे 5 रनवे। अयोध्या एयरपोर्ट का विस्तार होगा। और क्या होगा? झांसी ललितपुर में बनाए जाएंगे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बजट के कृषि क्षेत्र के लिए 20% बढ़ा। कृषि क्षेत्र में 20% बजट बढ़ा इस बार। सशक्त नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान बजट की थीम है। बजट की थीम भी ध्यान रखिएगा, सशक्त नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, ये इस बार के बजट की थीम है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो ये तो आपने पढ़ा ही है। आगे है लखनऊ उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वयं के कर राजस्व में 39%, केंद्रीय करों में राज्यांश से 31.4% राजस्व। ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश बजट का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वही है सब जो हमने ऊपर बताया है। ईज ऑफ डूइंग में दूसरे स्थान पर है। आज नंबर 2 में है बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और मछली पालकों के लिए मंडी की व्यवस्था की जा रही है 2026 के बजट में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। युवा किसान पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। जो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। आगे है प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 2017 में 30% से अधिक राज्य में कर दर थी।
इसे घटाकर पिछले 2-3 वर्षों में 27% में लाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इसको 23% तक लाने का लक्ष्य है, यानी 30 से ये 23% लाने का लक्ष्य रख लिए हैं। ठीक है, अभी तक फिलहाल 27% पर है। आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। आगे है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा FDI फॉर्च्यून 500 में आने वाली कंपनियों के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। 575 करोड़ रुपया सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। 1000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए। ये योजना काफ़ी फेमस है, तो इसके लिए कितना रुपए का प्रावधान किया गया है इसको ध्यान रखिएगा। 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे है 30,000 करोड़ से 8 डेटा सेंटर पार्क बनेंगे। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए से अनुमानित निवेश से 8 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट दिए गए हैं। इनमें से 6 डेटा सेंटर पार्क व 2 डेटा सेंटर इकाई है। इसमें 21,342 करोड़ रुपए का निवेश और 644 मेगावाट की क्षमता अर्जित होगी। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसमें डाटा। IT पार्क की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक जिला एक व्यंजन के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। IT व इलेक्ट्रॉनिक के लिए 2059 करोड़ रुपए, जिसमें कि 76% बढ़ोतरी इस बार की गई है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इस बार के बजट में। आगे है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI को 24 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रदेश में AI लैब के साथ AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इंडिया AI मिशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत राज्यांश के रूप में 24 करोड़ का प्रबंध किया गया है। प्रदेश की 49 ITI में AI लैब की स्थापना के लिए 8.82 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट के माध्यम से सरकार ने AI को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, AI और डेटा सेंटर क्लस्टर के लिए खजाना खोला है इस बार यूपी सरकार ने। यूपी AI मिशन की शुरुआत 225 करोड़ रुपए से। टेक युवा समर्थ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, ये डेटा इम्पॉर्टेंट है। प्रदेश में डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना के लिए भी 100 करोड़ रुपए। आगे है उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति 2024 के तहत निवेशक इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए 119.37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे क्या है, आगे है यूपी स्वान 3.0 के लिए 117.62 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सभी डेटा हैं, हमको पता है ये आपको याद में नहीं होने वाले, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डेटा हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसको एटलीस्ट मन में रखिएगा। अगर हो सकता है ऑप्शन में आए तो आप सही टिक कर सकते हैं, तो इसको एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये डेटा भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नवीन स्टेट डेटा सेंटर 2.0 की स्थापना में खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। हो सकता है आ जाए कि नवीन स्टेट डेटा सेंटर 2.0 की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने करोड़ रुपए का खर्च कर रही है या कितने करोड़ का निवेश कर रही है, तो 100 करोड़। एक बार अगर आप इसको पढ़े होंगे तो ये डेटा जरूर ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप को गति देने को लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में यू हब की स्थापना के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हेलो दोस्तों, वीडियो का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।